हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आज का ये वीडियो मेरा होने वाला है हेल्थ पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको काफ़ी अच्छी जानकारी से मिलने वाली है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम बात करते हैं केराटिनाइन पे। जो किडनी पेशेंट रहता है उनका केराटिनाइन लेवल हाई रहना एक नॉर्मल बात है। केराटिनाइन उनका जो है डायलिसिस से ही जो है डाउन आता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों का अगर केराटिनाइन हाई हो जाए तो क्या कीजिएगा। पहली बात तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, थोड़ा अप चला जाता है, नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपका किडनी डैमेज हो गया है। ठीक है, किडनी आपका डैमेज नहीं हुआ है। क्रेटिनाइन बढ़ने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। क्रेटिनाइन एक हमारे मसल से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है, कई बार क्या होता है कि हमारे को जो है बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है। उस स्टेज पे भी ही बॉडी का क्रेटिनाइन जो है बढ़ सकता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत सारा प्रोटीन इनटेक कर देते हैं, जिसके कारण जो है हमारी बॉडी में क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है हम जब बॉडी को देते हैं, जितने हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा हम अगर बॉडी को प्रोटीन देते हैं तो भी हमारा क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि हमारा जो हमने KFT किया या सिंगली केराटिनाइन किया है, तो उसमें जो है हमारा जो है केराटिनाइन रेंज से अप जा रहा है, तो इसका मतलब कि किडनी डैमेज हो रही है। नहीं, किडनी डैमेज नहीं हो रही है। वेस्ट मटेरियल को निकालने में, अगर कोई भी चीज़ बॉडी में एक्स्ट्रा है उसको निकालने में थोड़ा समय लग जाता है, या फिर जैसे हम जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय भी हमारा क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे मसल्स वर्किंग करें। अभी मैं नॉर्मल बैठी हूँ, मेरी मसल्स जो बॉडी के जो हमारा पार्ट्स जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, उससे जो है क्रेटिनाइन निकलता है। जब ये एक्टिव हो जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, तो उस स्टेज पे भी जो है ये केराटिनाइन को जो है वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकालता है। बहुत सारा पसीना जो निकलता है हमें, बहुत सारी चीज़, वो केराटिनाइन को निकालता है। तो उस स्टेज पे भी आपका केराटिनाइन रेंज से अप आ सकता है, तो उसमें घबराने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, केराटिन अगर आपका किडनी जो है डैमेज हो रहा है, देखिए मैं जो हूँ इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ, स्टेज से गुज़र चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम था। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो समय रहते उसको जांच करवा लें और उस चीज़ के सिम्टम्स देख लें। तो मैं ये चीज़ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी जो हैं कैरेटनिस में डायलिसिस में रह चुके हैं, उनका भी किडनी जो है ख़राब हुआ है, और उन्होंने 2023 से 2025 तक जो है 25 फरवरी 2025 जनवरी तक जो है उन्होंने डायलिसिस करवाया है। तो इस चीज़ को कम से कम मुझे 3 साल हो गया है इस चीज़ को देखते हुए। अगर मैं इस पे अगर MBBS की डिग्री भी हासिल करना चाहती 3 साल में, तो वो भी मुझे मिल जाती। तो इतनी जानकारी मैंने इस पे कलेक्ट कर दी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम देखो पहले हमें ना तो ये पता था कि BP क्या है, शुगर क्या है, और ये किडनी केराटिनाइन क्या है, इन चीज़ों का हमें नहीं पता था। यूरिक एसिड क्या होता है, पोटाशियम क्या होता है, तो इन चीज़ों का हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो खासकर मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके ऊपर पूरी जानकारी अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम फिर कभी ना हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी किडनी ख़राब हो रही है, या फिर किडनी के रिगार्ड आपको सिम्टम्स आपको नहीं मालूम है कि भाई क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगी।
जब आपकी किडनी डैमेज होने लगती है तो आप एक चीज़ हमेशा नोट कीजिएगा कि आपका जो है जब आप यूरिन पास करोगे तो उसमें देखना बहुत सारा, वैसे तो सभी लोगों के यूरिन में झाग बनता है, जब हम यूरिन पास करते हैं तो सब में झाग बनता है, लेकिन वो विद इन सेकेंड जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो किडनी पेशेंट हो गए, उन किडनी पेशेंट का जो यूरिन पास होता है और वो यूरिन में जो झाग बनता है वो वैसे के वैसे ही बना रहता है, वो जल्दी ख़त्म नहीं है, मतलब जल्दी क्या, वो पूरा ख़त्म नहीं होता है, बैठता नहीं है वो, और वैसे ही झाग बना रहेगा। पहला सिम्टम्स ये है, और जिसमें आपका ना कोई पैसा नहीं लगता ये सिम्टम्स चेक करने में, ठीक है। तो ये आपको पहला सिम्टम्स दिखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ होती है कि किडनी फेल होने के सबसे ज़्यादा रीज़न होते हैं शुगर एंड बीपी। अगर आपका बीपी भी ज़्यादा रहता है तो भी आपकी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर शुगर आपका अगर ज़्यादा है तो भी आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। दूसरा है, अगर आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन रूटीन करवाते हैं, तो आपने उसमें देखना है कि आपके यूरिन में प्रोटीन कितनी मात्रा में जो है बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर 1-2% जो है प्रोटीन आउट हो रहा है तो इट्स अ नॉर्मल, ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है और नॉर्मल रेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 7, 8, 9, 10 इस तरह करके डीएल जो है आपका क्रॉस हो रहा है, मतलब आपके यूरिन से निकल रहा है प्रोटीन, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने किसी अच्छे से नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सिम्टम्स थे किडनी ख़राब होने के। और जब हमारा ऑपरेशन हुआ था तो हमारे साथ साथ 3 के 4 ऑपरेशन और हुए थे किडनी के, तो जिनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चली रहती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि एक लड़के को अभी फंगल इन्फेक्शन हुआ था। तो अगर किसी को भी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप जो यूज़ करोगे वो है कड़वी चीज़। अगर आप नीम का अर्क ले लीजिए, मतलब आपने ये नहीं करना है कि आपने नीम को बहुत सारा जूस बना के पी लिया, नहीं, मेडिसिन की तरह उसका उपयोग करना है। और आपने उसमें शुगर जो है बिल्कुल आपने अपनी डाइट से अवॉइड कर देना है, हटा देना है, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फंगल इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर है तो ये कारगर है, अगर बॉडी के बाहर भी है तब भी काम करता है, ऐसा नहीं है। और फंगल इन्फेक्शन अगर बॉडी में अंदर फैल गया है तो वो लाइफ टाइम के लिए लाइलाज बीमारी बन सकता है, जिससे एक एलर्जी टाइप में आपकी बॉडी में रह सकती है, बड़े बड़े धब्बे छाले आपकी बॉडी में रह सकते हैं, और आपके सेल्स जो है बनना बंद हो सकते हैं। रेड सेल्स, वाइट सेल्स जो होते हैं वो बनना, जैसे एक होता है वाइट बैक्टीरिया, रेड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। आपके बैड बैक्टीरिया जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जो गुड बैक्टीरिया के ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम रहती है तो वो फाइट करने में सक्षम नहीं रहते हैं। इस स्टेज पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको अपनी डाइट से शुगर को अवॉइड कर देना है। अगर आप अपनी डाइट से शुगर अवॉइड करते हैं, देखो आपको कैंसर का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आपको जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी कवर होने में हेल्प कर सकता है, और बाकी आप अपने अच्छे से डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। जितनी नॉलेज मुझे है, जितनी जानकारी मुझे है, उतना मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो प्राउड फील पता किस समय होता है, जैसे अभी हमारा जो है, हम 3-4 जो साथ में पेशेंट थे, ऑपरेशन हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, और उनमें से सब में से ना, प्रभु नज़र मत लगाना किसी की, सब में से सबसे बेस्ट ऑपरेशन हमारा था। और जितने भी जो भी ऑपरेशन हुए हमारे साथ में, 4 ऑपरेशन, 3-4 ऑपरेशन जो हुए थे, 4 ऑपरेशन हुए थे, एक मेरे हस्बैंड और 3 अदर, और जो 3 अदर थे उनके सबके मैचिंग ऑपरेशन थे, ठीक है। और हमारा जो था, हमारा एबीओ ट्रांसप्लांट था जो सबसे रिस्की था।
मैचिंग का क्या है कि रिकवरी अच्छी होती है, जल्दी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब टाइटर्स वगैरह मेन रहता है। अगर आपकी बॉडी में सेम टाइटर्स मिल जाते हैं, सेम ब्लड ग्रुप का आपको ऑर्गन मिल जाता है तो वो जल्दी रिकवरी होती है। लेकिन हमारा क्या था, हमारा जो है ब्लड ग्रुप सेम नहीं था और अदर ऑर्गन मतलब अदर टाइटर्स वाला एंटी टाइटर्स जो थे उनके अलग थे, मेरे अलग थे। तो उन चीज़ों के हिसाब से हमारा एवियो ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो मैचिंग वाले 3 ट्रांसप्लांट से सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है और जिसमें अभी तक भी हमारे ऑपरेशन को 7 महीने हो गए हैं और हम दोनों जो है कंप्लीटली अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं इनफैक्ट अपना पर्सनल जो है शॉप वगैरह पे काम करने भी जाने लगे हैं और वो अपना शॉप पे बैठने लगे हैं। तो मतलब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हमारी रिकवरी अच्छी है। लेकिन हमारे साथ वाले की ऑपरेशन जो हुए हैं उनमें से किसी भी पेशेंट का मतलब ऑपरेशन तो अच्छा हुआ था लेकिन उनका केयर अच्छा नहीं हुआ है। तो उनके केराटिनाइन वगैरह का जो है यूरिक एसिड हो गया, केराटिनाइन हो गया और यूरिया नाइट्रोजन हो गया, इस तरह के जो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है, पोटाशियम वगैरह होती है, वो हमेशा हाई पे ही रहती है क्योंकि उनका केराटिनाइन हाई पे चल रहा है, किडनी काम कम कर रही है। तो इस स्टेज पे उनको अपनी प्रिकॉशन बढ़ा देनी चाहिए कि भाई हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। अगर आपका केराटिनाइन बहुत मतलब रेंज से कम नहीं हो रहा है, रेंज से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमारी नॉर्मल रेंज सिंगल किडनी वालों की 1.30 के आसपास रहती है, 30 सॉरी 1.30 के आसपास रहती है और लेकिन अगर आप 2+ से जा रहे हो ऊपर तो समझो कि आप एक रिस्क पॉइंट पे हो, कभी भी आपका क्रेटिनाइन फ्लैक्चुअल हो सकता है, कभी भी वो एकदम अप हो सकता है और आप दोबारा डायलिसिस पे आ सकते हो। तो इस स्टेज पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केराटिनाइन को कंट्रोल कैसा किया जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को प्रोटीन दे रहे हो तो आप अपनी प्रोटीन को भी कम कर लीजिए। बॉडी में ना हर चीज़ ज़रूरी है। मेरी बॉडी में भी केराटिनाइन है, मेरी बॉडी में भी यूरिक एसिड है, पोटासियम है, फास्फोरस है, आयरन है, सब कुछ है, ठीक है, जो बॉडी को ज़रूरी है। लेकिन सारी चीज़ें एक लिमिट मात्रा में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही होनी चाहिए। अगर आप उससे ऊपर कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो प्रोटीन आप आपकी बॉडी में भरपूर प्रोटीन अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। वो केराटिनाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा केराटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ जैसे हम ज़्यादा ऑयली फूडी है, अगर हम फूडी है तो ऑयली वगैरह नॉर्मली बातें कि खाते ही हो गए तो उस स्टेज पे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है जो हमारे स्पेशली लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है ध्यान रख के चलना चाहिए कि हम पेशेंट हैं और अगर हमारी रिकवरी अच्छी है और अगर हम इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगी। अगर हम प्रिकॉशन से चलेंगे तो हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और यूरिक एसिड में क्या होता है कि यूरिक एसिड में अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आप जैसे दालें वगैरह है, दालों में भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अरहर की दाल हो गई है, मलका हो गया है, इस तरह की दालें होती हैं, मोटी दाल होती हैं, इसको भी हम अगर इंटेक करते हैं तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है। अगर यूरिक एसिड एक बार लेवल से ऊपर चला गया है तो विदाउट इंसुलिन वो कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज जो है 3 पॉइंट कुछ रहता है और उससे ऊपर आप 5 तक मतलब 7 पे अगर आपका यूरिक एसिड पहुंच गया है, रेंज से बाहर पहुंच गया है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है और जो बॉडी के अदर पार्ट्स को जो है हार्म करने में सक्षम है। एसिड को आप नॉर्मली भी, एसिड बिल्कुल सेम ही बॉडी में भी होता है, जैसे एसिड जो है हमारी गाड़ियों में होता है, अदर चीज़ों में होता है, तो उसी तरह का एसिड होता है। आप एसिड ज़रा एक बार फर्श पर डाल के देखिएगा, देखना उसका क्या रिएक्शन होता है। तो लिमिट से ज़्यादा अगर एसिड होगा
तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और जितना आप पानी पी रहे हैं, जैसे आपने अभी पानी पिया है तो कम से कम आधे घंटे के अंदर अंदर आपको यूरिन पास करना है। यूरिन नहीं भी आ रहा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए आप वॉशरूम में खड़े हो जाओगे तो यूरिन पास हो ही जाएगा, चाहे थोड़ा ही से। उसमें हमारा यूरिक एसिड जो है निकल जाएगा धीरे धीरे, एकदम नहीं तो धीरे धीरे कम होगा। और स्टेज में क्या होता है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमें खाने की स्मेल से भी वॉमिट होने लगता है, हम खाना नहीं खा पाते हैं और कुछ भी मतलब हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं होता है। तो यूरिक एसिड का भी आपका कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। और पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी एक रेंज में रहे। कुल मिला के ये है कि हर चीज़ बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो है आप अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप ज़रूर रखिए। अगर आप जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फिज़िकल फिट हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको सालाना एक बार जो है अपना बॉडी का चेकअप करना चाहिए। अगर आप पेशेंट है, किडनी पेशेंट है या किसी भी प्रकार के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो उस स्टेज में भी आपको जो है अपना महीना 2 महीना में अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। जो हमारा अभी ऑपरेशन जो हुआ है, तो हमारा स्टार्टिंग जो है 15 दिन का रूटीन चेकअप रहता था, फिर मंथ का आया, फिर 1 महीना 10 दिन का चल रहा था। अब हमारा रूटीन चेकअप जो है 2 महीने में 1 बार हो गया है, क्योंकि हमारी रिकवरी अच्छी है। और हम जो है प्रिकॉशन भी भरपूर मात्रा में करते हैं। हम कोई तला भुना नहीं खाते हैं, मसाला तड़ाके वाली चीज़ें नहीं खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अवॉइड ही करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप कोई सी भी डाइट ले रहे हो, रोटी सब्जी कुछ भी ले रहे हो, वीकली एक लाइट डाइट ज़रूर रखना। लाइट डाइट मीन्स मूंग की खिचड़ी हो गई है, या फिर बहुत लाइट कुछ ऐसा लाइट खाना, मूंग का चीला हो गया है। तो हफ्ते में 1 दिन जो है लाइट खाना ज़रूर रखना है, क्योंकि हम हमेशा ही तो, रोटी भी एक हैवी होती है पचाने के लिए, रोटी को पचाना भी इतना आसान नहीं होता है, समय ज़्यादा लग जाता है। तो मतलब एक अगर आप हफ्ते में 1 बार लाइट डाइट लेते हैं, तो जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क कर रही है किडनी, जो लोड पड़ रहा है, तो 1 दिन का उसको जो है रेस्ट मिल जाता है। किडनी 24/7 काम करती हैं, लेकिन उस पे बर्डन कितना है वो चीज़ देखना ज़रूरी होता है। अगर आप हैवी डाइट ले रहे हैं तो किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जिससे आपकी किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए लाइट फूड लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक जानकार का हमें आज ही जो है कॉल आया था कि हमें पता नहीं बार-बार जो है हार्ट में, दिल में जो है बार-बार पेन हो रहा है। और जब उनकी रिपोर्टें करवाई गई तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, ईसीजी वगैरह नॉर्मल है, रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो कुछ चीज़ें जो है ना, हमें खुद भी सिम्पटम्स पकड़ लेने चाहिए कि अगर हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो कुछ ना कुछ अदर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा करके क्या होता है ना, हमारा हार्ट जो है ना, मतलब कंटिन्यू जो है पंप करता रहता है। जो हमारी आर्टरीज होती है उनको ब्लड देने का जो काम करता है हार्ट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मतलब इजी रास्ता अपनाए वो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर वो पंप कर रहा है तो उसको जोर ना लगाना पड़े। तो उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए हमारा ब्लड पतला होना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्लड अगर रेंज से ऊपर जा रहा है तो भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका ब्लड 16 से ऊपर जा रहा है, 16 यूनिट से ऊपर जा रहा है, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और आपका ब्लड एक वेस्ट मटेरियल में ही गिना जा सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड भी ज़रूरी नहीं है। तो उनका क्या है कि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा था। मैंने उनको बोला कि आपने रिपोर्ट करवानी है किसकी? खाली ब्लड की, आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, कितना यूनिट ब्लड है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बॉडी में 16 के करीब जो है ब्लड है। फिर मैंने उनको ये चीज़ रेकमेंड की कि आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए, और जब आप ब्लड डोनेट करेंगे देखना आपको कितना रिलीफ़ मिलेगा, कितना आराम मिलेगा। और उसके बाद जो है ऐसी चीज़ आप मत खाइए जो आपके बॉडी से ब्लड बढ़ाने का काम करे, ठीक है?
तो ये चीज़ें होती हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उनसे छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे बॉडी में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी बॉडी में थिक ब्लड है, गाढ़ा ब्लड है और ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड है, तो गाढ़ा ब्लड है तो सोचिए ज़रा, आर्टरी में छोटा-सा छेद है और उसमें गाढ़ा ब्लड जाएगा तो उसको कितनी मुश्किल होगी उसको पंप करने में और पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचाने में। तो हमारा ब्लड भी जो है पतला होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ब्लड गाढ़ा होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती हैं, शरीर में जगह-जगह जो है थक्के दम सकते हैं, जैसे आपका मतलब नसों में प्रॉपर अगर ब्लड पास नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर जम जाएगा तो वो नस ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक होने के बाद जो है हमारा हाफ बॉडी जो है पैरालाइज्ड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि डायलिसिस के चलते जो है ब्लड कम हो जाता है, बॉडी में ब्लड नहीं बनता है, क्या ब्लड चढ़ाना, बार-बार ब्लड चढ़ाना ज़रूरी है? तो देखो, अगर आपको सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड भी मिलता है, जैसे आप बी पॉजिटिव हो या ए पॉजिटिव हो, आपको ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव का ब्लड मिल रहा है, तो आपको ज़रूरत है चढ़ाने की। तो मेरी माने तो ज़्यादा करके जो है ब्लड बॉडी में अपने आप बनना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लड को बढ़ाने के लिए भी, मेडिसिन भी आता है ब्लड को बढ़ाने के लिए, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हम बाहर से ब्लड चढ़ाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ब्लड सेम है लेकिन टाइटर्स जो है कहीं ना कहीं चेंज होते हैं, जो हमारी बॉडी में रिएक्शन कर सकते हैं, एलर्जी टाइप हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही नहीं है बॉडी के लिए। तो अवॉइड कीजिए ब्लड जो है बाहर से ब्लड जो है लेना और चढ़ाना, इसको अवॉइड। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, फिर तो आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड की डायलिसिस में मैंने 4 बार ब्लड चढ़ाया था, सिर्फ 4 बार भी इसलिए क्योंकि मुझे एक तो देखो उस समय नॉलेज नहीं था कि कौन सी चीज़ से कैसी रिकवरी होगी। फिर धीरे मुझे बाद में पता चला, फिर मैंने ब्लड नहीं चढ़ाया अपने हस्बैंड को, और जो है उनकी बॉडी से ही ब्लड बनना शुरू हो गया था। क्या डायलिसिस में हम बीटरूट खा सकते हैं, चुकंदर जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक जो है ब्लड बढ़ाने में सहायक होता है। तो देखो, डायलिसिस पेशेंट को जो मिट्टी के अंदर से चीज़ बनती है, पैदा होती है, उस चीज़ को बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, जैसे गाजर हो गया, आलू हो गया, बीटरूट हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है कम मात्रा में लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दो। अगर जैसे आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो आप चुकंदर खा सकते हैं, लेकिन उसका जूस नहीं पी सकते हैं। अगर आप बाइट करके खाओगे उसको, जैसे टुकड़ों में एक बाइट करके खाओगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायी नहीं होगा। और गाजर भी खून को बढ़ाने में मदद करती है, तो वो भी आपको जो है सैलेड की तरह खानी है, उसका जूस नहीं लेना है। जूस में जो है पोटाशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बॉडी के अंदर चला जाता है, जो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें पोटाशियम बॉडी को उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप खा सकते हो, लेकिन आप सैलेड की तरह, और वो भी कम मात्रा में, ठीक है। और जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं, बीटरूट हो गया, गाजर हो गया और साग हो गया, साग में भी बहुत सारी मात्रा में जो है पोटाशियम जाता है, लेकिन उसके साथ हमें कैल्शियम भी मिलता है और हमारे ब्लड को बढ़ाने में भी वो बहुत हेल्प करता है। तो जब वो हमें ऐसी चीज़ कोई भी खानी होती है, या कोई चीज़ डायलिसिस के चलते हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारा बहुत ज़्यादा मन है खाने का, तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी डायलिसिस रहती है, आपने उसके 1 घंटा या 2 घंटा पहले उस चीज़ को खा लेना है। लेकिन उसमें भी ये कंडीशन रहती है कि आपने ओवर नहीं लेना है उसे। मतलब आपकी इच्छा है, सिर्फ अपनी इच्छा को रखने के लिए आपने थोड़ी क्वांटिटी में उसका सेवन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी आपके जो पेशेंट है या मतलब जो भी है,
वो इससे इसके जो नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गए इससे बच पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और आप जो भी लोग इस वीडियो को देखोगे तो उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं काफ़ी समय से सोच रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं अपनी ये वाली वीडियो शेयर करूँगी, और आगे की जर्नी कैसी रही हमारी ऑपरेशन के टाइम की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी फ़िलहाल जो है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और आप मुझे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये जानकारी कैसी रही और आपको पसंद आई या नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी और हेल्थ इशू पे आपको जो है वीडियो चाहिए तो मुझसे ज़रूर कमेंट में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर किसी और हेल्थ पे आपको वीडियो, मैं ज़्यादा करके जो है किडनी पे ही ज़्यादा वीडियो जानती हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम जो भी रहती हैं उस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस पे काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो गई है। और मैं उन चीज़ों को जो है अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और अपने हस्बैंड पे भी। तो मेरे हस्बैंड इसीलिए जो है बिल्कुल अच्छे हैं। और मज़े की बात पता अच्छा कब लगता है? अच्छा तब लगता है जब आप खुद से ना सही दूसरे जब आपके लिए जो है प्रोवाइडेड करे कि नहीं वहाँ जाओ, आप उनके पास जाओ, उनसे एडवाइस लो, तब अच्छा लगता है। तो जो हमारे और पेशेंट साथ वाले पेशेंट थे, तो जब वो वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर और सिस्टर्स ने बोला कि आप सईना चंदेल के कनेक्ट में रहिए, उनसे लगातार कंटिन्यू आप कांटेक्ट में रहे तो अच्छा रहेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। तो बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे कि भाई देखो, मैंने बहुत मेहनत करी और हस्बैंड भी अच्छे हो गए हैं, और जो एडवाइस मैंने उन पेशेंट के लिए भी की थी तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई थी। और मैं दुआ ये करती हूँ कि प्रभु जी कभी किसी को ऐसी बीमारी ना लगे और सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अगर किसी के साथ इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो आप मतलब छोटी बीमारी पर ही जो है डॉक्टर को दिखा दे, बीमारी को बड़ा ना होने दे, क्योंकि बीमारी बड़े होने के बाद कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर आपका क्रेटिनाइन जो है 8-9 पे पहुंच गया है तो आपको कोई भी डॉक्टर डायलिसिस से नहीं रोक सकता है, कोई भी मेडिसिन डायलिसिस से नहीं रोक सकती है। 101% है, आप डायलिसिस पे आओगे, चाहे आप आ जाओ, चाहे आप 3 महीने बाद 5 महीने बाद आओ, लेकिन आप डायलिसिस पे आ जाओगे। तो इसलिए अगर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो स्टार्टिंग में ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से मिलें और अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहें। देखो, शरीर सही है ना तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आप मुझे प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय श्री राम।